बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज बड़ा कहते हैं ना, बड़ा सेंसिटिव, बड़ा सीरियस और बड़ा ही ज़िम्मेदार किस्म का ये मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ज़िम्मेदार मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे मुतासिर होने वाले जो लोग हैं उस बीमारी की ज़िम्मेदारी हम पर भी जाती है कि हम उन्हें नहीं रोकते हैं। गुटखा, पान, छालिया, ये वो चीज़ें हैं जो हर दूसरा शख्स हमें देखते हैं हम के खाता हुआ नज़र आता है, लेकिन लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते तो हैं कि अच्छा जी, आज प्रोग्राम में बताया जाएगा कि गुटखा, पान, छालिया के क्या नताइज निकलते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इससे क्या नुकसान होते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने की हद तक। और फिर हम क्या करते हैं कि सुन भी रहे होते हैं और साथ साथ अभी जो प्रोग्राम देखना शुरू करेंगे लोग, या देख रहे होंगे या बीच में हमें ज्वाइन कर लेंगे, वो लोग गुटखा, पान, छालिया खा भी रहे होंगे बड़े मज़े से और प्रोग्राम देख भी रहे होंगे। तो कुछ हैबिट भी डेवलप हो जाती है, लेकिन उससे इतने नुकसानात होते हैं, उसके बावजूद हम कोई सबक नहीं सीखते। तो आज इसी मौजू पर हमारे साथ एक बहुत माहिर डॉक्टर मौजूद हैं स्टूडियो में, डॉक्टर औसाफ अहमद खान साहब। उनसे हम बात करने जा रहे हैं गुटखा, पान, छालिया से होने वाले कैंसर के हवाले से, उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और वो बीमारियां जो हमारे मुंह के अंदर डेवलप हो जाती हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, आप खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, सारी तफसील तो आपने सुनी ली है, लेकिन ये कि एक पैकेज हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो सबसे पहले हम वो देख लें कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद फिर हम इस मौजू पे गुफ्तगू करना शुरू करेंगे। आप लोग वो पैकेज देखिए और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा। अगर आपके जहन में इस हवाले से कोई सवाल है या कोई मालूमात है या कोई बात आप जानना चाहते हैं तो फिर हमें फ़ोन कॉल कीजिएगा। डॉक्टर औसाफ अहमद खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में। आइए देखते हैं पहले पैकेज। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, मगर हमारे माशरे के बेशतर अफराद इस नेमत की परवाह किए बगैर गुटखे का बेदर्गी इस्तेमाल करते हैं, जिसके बायस इन्हें कैंसर का मर्ज लाहक हो जाता है। ताहम लोगों का ख्याल है कि ये उनकी आदत बन चुकी है और इससे छुटकारा मुश्किल काम है। दूसरी जानिब इन चीज़ों को फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि लोगों की बड़ी तादाद इनको खरीदती है, जिनमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। कहा यह भी जाता है कि गुटखे की तैयारी में कमेले से हासिल शुदा जानवरों का खून और गली सड़ी मुज़र सेहत अशिया के साथ साथ शीशे को क्रश करके इसमें शामिल किया जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गुटखे के इस्तेमाल से मुख्तलिफ अमराज लाहक होते हैं, जिनमें पेट की बीमारियों से लेकर मुंह का सरतान शामिल है। ये गुटखा जहर होने के बावजूद सरेआम दस्तयाब है। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे थे गुटखे, पान, छालिया के हवाले से। पैकेज भी देखा कि कितना मतलब ख़तरनाक तरीके से ये तैयार होता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये यकीनन ख्वाहिश होगी कि वो जाने कि गुटखा, पान, छालिया जब हम खाते हैं तो उससे होने वाले कैंसर कितने अक़साम के होते हैं और कहाँ कहाँ किस बॉडी पार्ट पे हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने जो आज प्रोग्राम रखा है ये एक बहुत ही अहम मौजू पे है और मेरे ख्याल में जिस तरह से आपके चैनल ने प्रोग्राम पेश किया है, हर चैनल पे, हर फोरम पे इस मौजू को उठाना चाहिए कि ये गुटखा, पान, छालिया, तंबाकू, मेनपूरी, नास, अल्कोहल, सिगरेट, किसी भी फॉर्म में अगर टोबैको इस्तेमाल की जाए तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मुंह और हलक के कैंसर का बाइस बनता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये मुंह और हलक का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह और मेन वजह ये पान, गुटखा, तंबाकू का बेदर्द इस्तेमाल है। पूरी दुनिया में मुंह के कैंसर अगर आप रैंकिंग देखें तो उसका 6वां या 7वां नंबर आता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें मुंह के कैंसर का नंबर 3rd है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेल और फीमेल, मर्द और औरतों दोनों में मुंह का कैंसर 2nd नंबर पे आता है। 1st नंबर पे मर्दों में लंग कैंसर आता है, 1st नंबर पे ख़वातीन में छाती का कैंसर है, लेकिन मुंह का कैंसर दोनों मेल और फीमेल में ये 2nd नंबर। और पिछले कई सालों में पाकिस्तान में इसकी शरह बढ़ती चली गई और आज ये हाल है कि काफ़ी हद तक लोग हम देखते हैं मुतासर नज़र आते हैं। इसलिए बिल्कुल अभी पिछले 4-5 साल में और उससे पहले भी कई स्टडीज़ हुई हैं और एक काफ़ी बड़ा सर्वे हुआ है जिसने शो किया है, और आपको ये शायद सुन के हैरत होगी कि कराची का साउथ का जो एरिया है उसमें मुंह के कैंसर की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है जी, सबसे ज़्यादा है ये। और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी तो हम एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे ये कैंसर ठीक है हर एक में नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों में है, लेकिन ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि
एक वक्त खुदा खासा ऐसा ना आ जाए कि ये कैंसर एक एपिडेमिक की तरह फैल जाए। और बहुत सारे स्टडीज़ ने, बहुत सारे जो फोरकास्ट है उन्होंने शो किया है कि अगर ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसको कंट्रोल ना किया गया तो 2020 तक पाकिस्तान में ओरल कैंसर एपिडेमिक हो जाएगी। तो ये तो सूरत हाल बहुत कहते हैं ना अलार्मिंग सूरत हाल है ये बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ देखने में यह है डॉक्टर साहब कि हम टीवी पर भी देख रहे होते हैं ना, तो हमारे यहाँ गुटखा, पान, छालिया और तंबाकू के इस्तेमाल करने वाले लोगों में कमी आ रही है, और ना ही वो फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, ना हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं ना दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। हम खुद तो खाते ही खाते हैं, साथ में जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको भी पेश करके उनको भी आदी बना देते हैं। डॉक्टर साहब वंस ये कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है मिसाल के तौर पे, तो इसकी तशख़ीस किस तरह की जाती है? कैसे एक आम आदमी को पता चलेगा? मिसाल के तौर पे कोई शख्स गुटखे का बेदरिया इस्तेमाल कर रहा है, जो लोग गुटखा खाने के आदी होते हैं वो बड़ी देर तक साइड में दबा के रखते हैं गुटखा और उसका मज़ा लेते रहते हैं, पान छालिया का मज़ा लेते रहते हैं। सिगरेट पीने वालों को मैंने देखा है वो ना सिर्फ खुद पी रहे होते हैं बल्कि उसका धुआं दूसरे पे फेंक के उसको भी पिला रहे होते हैं, चाहे आप पिए ना पिए, धुआं आपकी सांसों के जरिए लंग्स में जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि तशख़ीस के एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा, क्योंकि कहा यह जाता है जो लोग गुटखा, पान, छालिया, कत्ते चूने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी ज़बान का तो जायका वैसे ही चला जाता है, तो फिर कैसे करेंगे? हाँ देखिए, इसके अंदर कुछ तो अगर हम मुंह के कैंसर को देखें ना तो उसमें एक स्टेज होती है, इसको प्री कैंसर स्टेज कहते हैं। अच्छा। प्री कैंसर का मतलब है कि कैंसर की बहुत अर्ली शक्ल है और ये वो स्टेज है जहाँ पर अगर कुछ एहतियाती तदाबीर ली जाएं तो डिजीज़ वहीं रुक जाएगी और कैंसर तक नहीं फैलेगी, और बहुत सारी चीज़ें रिवर्स बैक हो जाती हैं, यानी कि दोबारा नॉर्मल चली जाती हैं। एक स्टेज है वो जो कैंसर की है जिसमें कैंसर बन गया, और जब कैंसर बन गया तो दोबारा वापस अपनी नॉर्मल हालत में नहीं जाएगा। प्री कैंसर स्टेज के अंदर आमतौर पर जो सिम्टम्स होती हैं उनमें सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा मिर्चें लगना, खाने में मिर्चें लगना, मुंह का मज़ा ख़राब होना, किसी भी खाने की चीज़ का मज़ा नहीं महसूस होना। जैसे जैसे ये डिज़ीज़ प्रोग्रेसिव होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो मुंह आहिस्ता आहिस्ता खुलना कम होता जाता है। यानी कि इनिशियली अगर मुंह आप फर्ज कीजिए कि 4 उंगली या 3 उंगली के बराबर खुलता है, तो ये डिजीज़ बढ़ने के साथ साथ मुंह का जो खुलना है वो सिर्फ 1 उंगली या 2 उंगली तक रह जाता है। अच्छा। और ये आदमी खुद महसूस करता है कि जब वो खाना खा रहा है, कोई चीज़ पीने के लिए मुंह खोल रहा है तो उसका मुंह नहीं खोल रहा है। फिर उसके बाद मुंह के अंदर छाले या ज़ख़म पैदा होना, ठीक है ना। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिम्टम या एक बहुत इम्पोर्टेंट एक फीचर जो कैंसर का वो ये है कि मुंह में, गले में या ज़बान पे या तालू पे कोई भी ऐसा अल्सर या छाला जो डेवलप हो जाए जो 2 हफ्ते तक ठीक ना हो, चाहे आप ट्रीटमेंट लें या ट्रीटमेंट ना लें, तो हमेशा आदमी को तशवीश होनी चाहिए कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, अक्सर डॉक्टर साहब देखने में यह है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गुटखे या पान, छाल या तंबाकू का, तो उनके अक्सर व बेशतर मुँह, ज़बान के साइडों में, ज़बान पर उनके छाले रहते ही। जी हाँ, बिल्कुल, ये छाले रहते हैं। इनमें ये छाले बाज़ केसेस में तो इस तरह से होता है कि कुछ दिन के लिए छाले हुए फिर ख़त्म हो गए, फिर हुए फिर ख़त्म हो गए। लेकिन अगर छाले परसिस्ट करें और साथ में इसके साथ अगर उनकी मुंह और ज़बान की लाइनिंग का कलर चेंज हो जाए, यानी नॉर्मल जो हमारी मुंह की और ज़बान की लाइनिंग का कलर है वो पिंक, हेल्दी पिंक कलर होता है, लेकिन अगर उस पर वाइट पैचेस अपीयर हो जाएं या रेड कलर के पैचेस अपीयर हो जाएं, आपने एक तस्वीर भी इसके अंदर दिखाई है जिसके अंदर जबड़े के ऊपर एक रेड कलर का पैच डेवलप हो जाए, बहुत ज़्यादा ये जो है ये तस्वीर, तो जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन है और ये एक फीचर है जो प्री कैंसर का है। अच्छा। फिर मुंह से खून आना, अगर थूक रहे हैं और उससे खून आ रहा है तो ये एक चीज़ है जिसके बारे में आदमी को फौरन तशवीश होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ये वो अलामतें हैं जो एक शख्स को ज़हन में रखनी चाहिए, हर हाल में रखनी चाहिए, और इनमें से कोई अलामत अपीयर होती है तो उसको फौरन डॉक्टर किसी डेंटिस्ट को या ENT सर्जन को दिखाना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अक्सर आपने बिल्कुल सही कहा कि डेंटिस्ट के पास भी जाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर देखने में यह है कि जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल मुस्तकिल करते हैं उनकी दाढ़ में तकलीफ शुरू हो जाती है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी तशवीशनाक बात है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद कि कोई दांतों की, और आजकल के नए टूथपेस्ट आजमाते रहते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, आपकी इजाजत है? ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं क्योंकि बड़ा जरूरी होता है प्रोग्राम में ब्रेक लेना। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आप फोन कॉल कीजिए, डॉक्टर साहब आपकी बातों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे, और खुदारा आपके इर्द गिर्द में भी अगर कोई पान, छाल या तंबाकू, गुटखे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी मना करें और खुद भी इसके इस्तेमाल से परहेज करें, क्योंकि जिंदगी एक दफा मिलती है और वो एक दफा सेहतमंद जिंदगी हो तो बहुत अच्छी होती है। ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम।
वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं गुटखे के हवाले से। जो लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, छालिया, तंबाकू, कत्ता, चूना, ये सब खा रहे होते हैं और वो न सिर्फ अपने दुश्मन होते हैं बल्कि अपने घर वालों के भी दुश्मन होते हैं। क्यों? इसलिए कि सेहतमंद रहने में हमारा कुछ खर्च नहीं हो रहा, लेकिन बीमार होने में हमारा सब कुछ खर्च हो रहा है। और उसके बाद होता क्या है कि हम खुद तो लाखों रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट कराते हैं और बाद में दूसरे बेचारे कर्ज लेकर जो हमारा इलाज करवा रहे होते हैं वो भुगतते रहते हैं और हम जो है वो कहते हैं ना कि हमारा इन्ना लिल्लाह हो जाता है। लेकिन हम बाज नहीं आएंगे इन सारी चीज़ों से, मुझे पता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक शख्स जो आपके पास आता है, पान गुटखे छालिया का आदि मुजरिम है, ये शख्स वो आया है आपके पास, इनमें ख़वातीन भी शामिल है, ठीक है ना? तो ये जब ये आते हैं लोग तो किस तरह से वो पहला टेस्ट, नहीं सबसे पहले तो बल्कि ये बताइए कि मुंह के अंदर होने वाले इससे रिलेटेड कितने इक़साम के कैंसर होंगे? हाँ, देखिए ये जो मुंह का कैंसर है इसको हम पैथोलॉजिकली, या हमारी जो टर्म्स है उसमें हम इसको MSL कार्सिनोमा कहते हैं। अच्छा। मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स होते हैं जो मुख्तलिफ जिस्म के उज़ू को मुतासर करते हैं, इसको MSL कार्सिनोमा कहते हैं। जनरली 90% कैंसर ये इसको MSL कार्सिनोमा होता है। जो लोग भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इससे रिलेटेड हैं, उन्हें मालूम है कि इसको MSL कार्सिनोमा क्या होता है। फिर अगरचे एक आम आदमी के लिए तो मुंह जो है वो एक ही कैविटी है, लेकिन मुंह के अंदर मुख्तलिफ एरियाज हैं और मुख्तलिफ रीजन्स हैं जहाँ पे कैंसर डेवलप हो सकता है। इनमें एक रीजन जो है वो ज़बान है, एक हमारे गाल हैं जिनको हम बकल म्यूकोजा कहते हैं, उसके बाद तालू है, हमारे जो दांतों के मार्जिन्स हैं या अल्वियोलस हैं वो हैं, और ज़बान का निचला वाला हिस्सा। मोस्टली जो हमारे यहाँ कैंसर हैं वो गाल में या बकल म्यूकोजा में डेवलप होते हैं। अच्छा। फर्स्ट नंबर पे जो कैंसर है वो गाल का या बकल म्यूकोजा कैंसर है। सेकंड नंबर पे जो कैंसर डेवलप होते हैं वो ज़बान पे होते हैं। उसके बाद फिर गम्स के ट्यूमर हैं और फ्लोर ऑफ माउथ के हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को हो जाता है जैसे, या उसको तकलीफ हो जाती है, छाला हो जाता है, जो भी उसको इससे रिलेटेड चीज़ महसूस होती है और वो एक डॉक्टर के पास आता है, आपके पास आता है, तो आप वो कौन से इनिशियल टेस्ट हैं जो लेते हैं जिससे आपकी तशखीस का तरीक़ाकार क्या होता है? हाँ, देखिए इसमें सबसे पहले तो हिस्ट्री ली जाती है कि जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, जो अलामात हैं, उनमें से कोई अलामत है कि नहीं जो मौजूद हैं वो हम उसके बारे में इंक्वायर करते हैं। ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो पान छालिया गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें अगर इनमें से कोई भी अलामत है तो हमेशा हमें सस्पिशन होता है कि उनको ट्यूमर ना हो। सेकेंड ये फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं। वो एग्जामिनेशन हम ना सिर्फ मुँह का करते हैं बल्कि हम गर्दन का एग्जामिनेशन भी करते हैं, क्योंकि इन ट्यूमर्स की एक ख़ास टेंडेंसी होती है कि जब ये मुँह में बढ़ते हैं या जब मुंह में फैलते हैं तो ना सिर्फ ये मुंह में रहते हैं बल्कि गर्दन के जो गुदूद हैं या जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं उनमें स्प्रेड कर जाते हैं। तो इसलिए हम उन एरियाज़ को भी एग्ज़ामिन करते हैं, थॉरोली एग्ज़ामिनेशन करते हैं। फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं। इन टेस्ट में कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो हमें ट्यूमर की एक्सटेंट बताते हैं कि ट्यूमर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जैसे CT स्कैन है, MRI है, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्ट्रासाउंड का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये देखने के लिए कि ये जो भी ज़ख़म, ये छाला नज़र आ रहा है, ये वाकई ट्यूमर है या नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो बायोप्सी है। लेकिन बायोप्सी से तो लोग बड़ा डरते हैं, कहते हैं अगर आपने बायोप्सी करा ली तो फिर तो कैंसर बिगड़ ही गया और सही नहीं होगा, क्योंकि वो एक हिस्सा आप लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं, चाहे गाल के अंदर का हो, दाढ़ के साइड का हो, वो गोश्त का वो छोटा सा हिस्सा निकाल के काट के, और वो फिर लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए जाता है। तो लोग डरते क्यों हैं? क्या ये वाकई सही है? ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके बारे में आई थिंक लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि एक चीज़ तो ये है कि जब तक बायोप्सी नहीं होगी ट्यूमर की तशख़ीस नहीं होगी। कोई भी अल्सर, छाला आपको चाहे देखने से 100% कैंसर नज़र आ रहा है, लेकिन जब तक कि उसका एक छोटा सा पीस ना लिया जाए, लेबॉर्ट्री में मुआयना ना कराया जाए और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट ना शो करे कि ये कैंसर है, जब तक उसको एज ए कैंसर ट्रीट नहीं किया जाता। फिर ये कि बायोप्सी लेने से ट्यूमर बढ़ता है या फैलता है, इस बात में 100% कोई भी सदाकत नहीं है, और ये लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है, लोगों का गलत ख्याल है। उनको बहुत सारे उनके रिश्तेदार, दोस्त या ऑल्टरनेट मेडिसिन वाले जो डॉक्टर्स नहीं होते हैं या मुख्तलिफ तरह की प्रैक्टिस करते हैं, वो मिसगाइड करते हैं। वो मिसगाइड करते हैं कि अरे बायोप्सी नहीं कराना, बायोप्सी कराओगे लोहा लगेगा इसके अंदर तो ट्यूमर फैल जाएगा। ये ना ये इस बात में कोई बिल्कुल 100% सदाकत नहीं है ये, और इसका नतीजा ये होता है कि अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट जो एक बहुत अर्ली 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ट्यूमर के साथ आया और उसको आपने कहा कि बायोप्सी करा लो,
और वो चला गया, उसने नहीं कराई बायोप्सी, इलाज नहीं कराया, अल्टीमेटली दे रिटर्न आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ विद अ ह्यूज ट्यूमर उनका बढ़ता रहता है। अब आप ये देखिए कि उन्होंने बायोप्सी नहीं कराई तब भी तो ट्यूमर बढ़ा ना उनका। तो ये इस बात में कोई सदाकत नहीं है, और कोई भी सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन थेरेपिस्ट उस वक्त तक ट्यूमर का इलाज नहीं करता जब तक कि ये बायोप्सी प्रूवन ना हो कि बायोप्सी हुई है। अच्छा, तो ये बायोप्सी जब हम करवाते हैं तो कितने दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाती है? हाँ, आमतौर पर 5 से 7 दिन लगते हैं इसके अंदर। अच्छा। और अगर आप चाहें लेबोरेटरी वालों से, अगर आपका सेटअप ऐसा है तो आप उनसे बात करके जल्दी भी ले सकते हैं, बट यूजुअली इट टेक्स 5 to 7 डेज लेबोरेटरी टेस्ट का लगता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं उस्मा बात कर रही हूँ, गुलशन तिराडी से। जी उस्मा, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत से। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे ब्रेस्ट में गुठली है। अच्छा, ठीक है। मेरी 4 बेटियां और 1 बेटा है, उन्होंने 5 बच्चों ने दूध फीड किया है और उसके बाद गुठली बन गई है। वो कभी कभी मेरे बहुत पेन करती है। अच्छा। मैं पूछना चाह रही हूँ क्यों है, मतलब क्या है ये? अच्छा, तो डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है उस्मा, आप प्रोग्राम देखिए, आपको बताते हैं अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत अता फरमाए, आपके बच्चों के सर पर आपका साया कायम रहे। माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए लाइफ में, किसी भी एज के बच्चे हों, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे उस्मा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, अब हम तो पान गुटके की बात कर रहे थे, ये तो उससे रिलेटेड है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इनको गाइडेंस दे दीजिए। हो जी हाँ, अब वो उसमें या तो इन्फ्लेमेशन होती है, अच्छा, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसर नहीं होते हैं, या अच्छा, कैंसर होते हैं, हर तरह की चीज हो सकती है। उसके लिए इन्हें बेहतर है कि किसी फीमेल सर्जन को, जनरल सर्जन, आजकल शहर में बहुत सारी फीमेल सर्जन है, जनरल सर्जन है जो सिर्फ ब्रेस्ट डिजीज के साथ डील करती हैं, उनसे कंसल्ट करेंगे और इसके लिए हाँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर तशखीस बहुत जरूरी है उस्मा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में काफ़ी आम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो बेहतर ये कि अगर कभी भी हमें महसूस हो गया हमारी छाती पे या सीने पे कोई छोटी सी भी गुठली है जो मुस्तकिल इस्टेब्लिश हो रही है और वो सही नहीं हो रही है, तो हमें फ़ौरन किसी भी ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट खातून या आदमी के पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना चेकअप करा लेना चाहिए। यहाँ पर ले रही एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं गुटखा, पान, छालिया, तंबाकू, कत्ता चूना, ये वो सारी चीज़ें हैं, सिगरेट नोशी, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के ओरल कैंसर, मुंह के अंदर जो कैंसर हो जाते हैं, उस हवाले से हम बात करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खाना नहीं चाहिए। मज़े की बात यह है कि वही लोग खा भी रहे होते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने इर्द गिर्द में मौजूद लोगों को इसकी लत भी लगा देते हैं। लेकिन हम प्रोग्राम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, उससे हम कह भी रहे हैं कि अच्छा ये हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर का डर ही ख़त्म हो गया है। हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम वो खाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए बस। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हैं इस हवाले से, आइए सबसे पहले वो देखते हैं, फिर प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहब से। एक तरह का पेट्रोल है, जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है चलती है, इसी तरह ये गुटखे, पान वगैरह ये हमारा पेट्रोल, ये अगर ना डाले तो हम लोग मतलब बेकार हो रहे हैं। तो अक्सर बेशतर हॉस्पिटल में भी जाके हम खुद भी अपनी आंखों से देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या करें, मतलब ये एक दलदल में फंस चुके हैं हम लोग। हमें पता है गुटखा खा रहे, मजबूरी है। छोटे छोटे बच्चे हमारे नई कराची में रहते हैं 11J में, और 11J में गुटखे की आदत पड़ गई, हम क्या करें बता नहीं सकते। बहुत बुरी आदत है ये, मजबूरी, बहुत बहुत नुकसानदेह है ये, और मेरी ये नसीहत है दूसरे लड़कों को कि गुटखा खाना छोड़ दें। आदत पड़ गई है, खाते खाते अब ज़ाहिर छोड़ नहीं सकते। गुटखा बहुत नुकसानदेह भी है, लेकिन फिर भी खाते हैं, आदत पड़ गई है। जैसे हीरोइन तो चंद लोगों में थी ना, गुटखा 99% लोग खा रहे हैं कराची में, और गुटखा नहीं, मतलब जो खा रहे हैं बहुत मुश्किल है छोड़ना। नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रह सकते, आदत पड़ गई ना, क्या करें। अब छोड़े नहीं आती, छोड़ दें तो छुटती नहीं है, क्या करें। छोड़ने के बाद चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई नशा नहीं करा, गिरना पड़ना, सर में दर्द, टेंशन है बहुत हो जाती है, टेंशन भी हो जाती है अगर नहीं खाओ तो, और खा लेते हैं तो सुकून आ जाता है। हाल तो देखिए ज़रा कि ये एक नशा है और अगर ना खाएं तो चक्कर आ रहा है। अरे भाई, आप कैसे मुसलमान हैं?
आपके तो मज़हब के अंदर वाज़े तौर पे कहा गया है कि ऐसी चीज़ें जो आपको नशे की हालत में ले आएँ वो आप बिल्कुल ना खाएं, ना दुआ कबूल होगी ना नमाज कबूल होगी आपकी। लेकिन बस क्या करें, खाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब सुना आपने किस किस्म की ये बातें की, बेवकूफ़ी की कि न्यू कराची में रह रहे हैं 11J में, इसलिए आदत पड़ गई है। अरे भाई, तो वो एरिया थोड़ी है जो जिम्मेदार है, जो लाके फ्री में आपको सप्लाई कर रहा है। जेब में पैसे नहीं है, घर वालों को पूरी तरह से सहूलियात देने के, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के, और गुटखा खाने के पैसे सबके पास मौजूद हैं। देखिए, ये जैसे पहले साहब थे, उन्होंने बताया कि हमें मालूम है, हॉस्पिटल जाके हम देखते हैं कि किस तरह के कैंसर होते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जिसम में बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह आपके कंट्रोल में नहीं है। मौलूसी बीमारियां होती हैं या कोई और बॉडी में ऐसे चेंजेस आती हैं जिनकी वजह से ट्यूमर होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं। ये शायद जिस्म का वाहिद कैंसर है जिसकी वजह भी हम खुद प्रोवाइड करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम छोड़ नहीं सकते। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नहीं छोड़ सकते जिंदगी में? अफसोस की बात है कि लोगों को पता है इस बात का, और उनको मालूम है कि वो एक जहर खा रहे हैं। ये लिटरली एक जहर ही है, क्योंकि इसके अंदर जो भी केमिकल शामिल हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं वो एक तरह से जहर हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, और उनको पता है कि और वो जानबूझ के जहर खा रहे हैं। बिल्कुल। और फिर उनका एटीट्यूड ये है कि जैसे वही शुतुरमुर्ग अपना जब कोई खतरा देखता है तो जी, वो मिट्टी में अपना सर समझता है कि खतरा टल गया, वो समझता है खतरा टल गया। तो ये भी उनका एटीट्यूड इस तरह से। बताइए जरा। और वो साहब जो देखकर भी आए हैं उसके बावजूद भी खा रहे हैं और इबरत नहीं पकड़ रहे। डॉक्टर साहब आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, इजाजत है आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? अब्बास। कौन? अब्बास नाम है। अब्बास जी। अब्बास भाई, सब खैरियत है घर में? जी सब ठीक। अच्छा, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर औसाफ अहमद खान साहब। आप बताइए क्या जानना चाहेंगे? जी, मैं गुटखे खाता था, 7-8 साल मैंने गुटखे खाए। अच्छा। मेरी उम्र 25 साल है अभी, और मेरे मुंह का मसला हो गया, अभी मुंह नहीं खुलता। और मैंने टेस्ट भी करवाए, सब टेस्ट क्लियर है सब। अच्छा। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, कोई दवाई और कोई चीज वो बताए। ठीक है अब्बास भाई, थैंक यू सो मच। कितना मुंह नहीं खुलता है? कितना मुंह नहीं खुलता अब्बास भाई? 2 उंगलियां याद है मेरे पास। 2 इंच से ज्यादा नहीं खुलता? हाँ, 2 उंगलियां। 2 उंगलियां यानी कि अच्छा 2 उंगलियां 1 इंच तकरीबन, उससे ज्यादा मुंह नहीं खुलता। अच्छा अब्बास भाई, आप प्रोग्राम देखिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, कहा जा रहा है ब्रेक लेने, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो अब्बास भाई की बात का आप जवाब दीजिएगा। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम, और हमारे साथ हैं डॉक्टर औसाफ अहमद खान, और हम बात कर रहे हैं गुटके पान छालिया से होने वाले कैंसर के हवाले से। फ़ोन कॉल कीजिए प्रोग्राम में और ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि इससे होने वाले जो नुकसानात हैं ना, उसके बाद जो है होता क्या है। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम। मैजिक टिपॉक्सी मिनटों में जोड़े, बहुत मजबूत जोड़े। वेलकम बैक टू द शो, और डॉक्टर औसाफ अहमद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पान गुटके और छालिया के हवाले से। अच्छा, अब्बास ने जो अभी बात की थी, हमारे भाई ने, उम्र भी बड़ी कम है, 25 साल उम्र है, 8 साल से गुटखा खा रहे थे, और फिर अचानक ये हुआ कि, लेकिन ट्रीटमेंट मतलब उन्होंने जो तशखीस करवाई तो सब कुछ सही है, लेकिन मुंह का साइज 2 उंगलियों से ज्यादा नहीं खुल रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? ये इस डिजीज को हम सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। अच्छा। इस डिजीज के अंदर जो मुंह के अंदर वाली लाइनिंग है, उसकी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल चमड़े जैसी हो जाती है, सख्त हो जाती है, और वो सफ़ेद हो जाती है, खिंच जाती है, और मुंह बंद हो जाता है। ये अभी भी उस स्टेज पे नहीं है कि इनका मुंह बिल्कुल बंद हो गया है, वरना बास लोग उस स्टेज पे आते हैं जब उनका मुंह इतना बंद हो जाता है कि एक चमचा भी नहीं आता, यानी कि स्ट्रॉ भी नहीं लगा सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इनको बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि वो बंद कर दिया है। फिर कुछ क्रीम्स आती हैं जो मुंह में लगाने की हैं, जो ये मुंह में रेगुलरली अप्लाई करें। कुछ ड्रग्स आती हैं जिनके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई वगैरह है, वो इस्तेमाल करें। और मुंह खोलने की एक्सरसाइजेस होती हैं। अच्छा। वो मुंह खोलने की एक्सरसाइजेस करें तो उससे मुंह इनका आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। अगर नहीं खुला तो एटलीस्ट ये होगा कि मजीद बंद नहीं होगा, वरना अगर ये अपनी हैबिट्स कंटिन्यू करें तो एक स्टेज आएगी कि वो मुंह मजीद बंद होते होते 1 उंगली
और फिर वो स्टेज आ जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगा, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना बता सकते हैं, बस फिर तो अल्लाह ही माफ़ करे। लेकिन अब्बास भाई, मेरा मशवरा ये, अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, आप बहुत खुश रहें और सेहतमंद रहें। आप बेहतर ही होगा कि या तो डॉक्टर औसाफ साहब से रब्ता कर लीजिए, कराची में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आप बल्कि नेट पर जाइएगा, देखिएगा डॉक्टर औसाफ टाइप कीजिएगा गूगल पे, तो इंशाल्लाह आपको एड्रेस मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ किस किस क्लिनिक में डॉक्टर साहब होते हैं, तो आप वहाँ इनसे रब्ता कर सकते हैं। वरना किसी अच्छे माहिर मुआलिज से, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उनमें जाएं और उनसे ये बात करें तो इंशाल्लाह सब अच्छा जाएगा। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब है हमारे? डॉक्टर सिद्दीकी मेरा नाम है जी। मैं कभी कभी आपके प्रोग्राम में कॉल करता रहता हूँ जी। बिल्कुल, हमें याद है, हमें याद है। डॉक्टर साहब की खिदमत में भी सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, मैंने जो है ये जो मौजूद गुफ्तगू आपने उठाया हुआ है बहुत खूबसूरत है, और जिस काम को उठाया हुआ है वो बहुत बड़ा बदसूरत है। अब मैंने एक बार ये कहा, सोचा कि चलो जी मैं चलते फिरते इन नौजवानों की जो है वो कोई थोड़ी सी तरबियत करता रहूं, इन्हें मना करूं कि आप इस तरह का ना किया करें, क्योंकि मैंने बड़े खौफनाक किस्म के वाकयात जहाँ इनके देखे हैं। एक बार ये हुआ कि मैंने किसी जगह पे शॉपिंग कर रहा था, तो वहाँ एक अच्छा वजीह और शकील नौजवान तकरीबन 30 बरस का, उसे वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा बेटा आप क्या गए, तेरे मुंह में क्या है? वो बहुत शदीद लिक्विड था कोई, तो वो बार बार मेरे टोकने पे, ये सर्दियों के दिन थे, और उसने मेरे कपड़ों के ऊपर अपनी पीक फेंक दी सजा के तौर पे कि आप मुझे समझाते हैं। और उसके बाद तो फिर मैंने कान पकड़े, तौबा कर ली कि इनको क्या समझाऊं। ये हजरत मौलाना सादी अलैहि रहमत का एक शेर है कि सोबत साले तुरा साले कुनद, सोबत ताले तुरा ताले कुनद। ये सोहबत अगर इंसान की बर्बाद हो जाए, सोसाइटी खराब हो जाए, उठना बैठना खराब हो जाए, तो फिर इन चीजों की नसीहतें करना ये ऐसे है जैसे इंसान किसी बीज को हथेली में पकड़कर दुआ शुरू कर दे कि अल्लाह जहाँ फसल उगा दे वहां तो फसल नहीं उगेगी। बहुत अच्छे डॉक्टर सिद्दीकी साहब, बड़ी प्यारी आपने बातें की। अल्लाह ताला आपको बड़ी ज़िंदगी अता फरमाए, खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी आपको दे रब्बुल आलमीन। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इसी तरह फ़ोन कॉल करते रहिए और हमें भी मालूमात पहुंचाते रहिए, और लोगों को भी थोड़ा सा लेसन मिलना चाहिए कि डॉक्टर सिद्दीकी साहब, मैं तो कहती हूँ कि उन साहब का मेडिकल ट्रीटमेंट के बजाय किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएँ, है ना, क्योंकि वो मुझे कुछ नफ्सियाती ज़्यादा लग रहे थे जिन्होंने ये इतनी एबनॉर्मल हरकत की। बहरहाल खैर, ये कि अक्सर लोग जो बहुत अपने इरादे में पुख्ता हो जाते हैं वो फिर इसी किस्म के करते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं जो, तो वो इतना सीवियर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज पे मुख्तसर, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत ही लिमिटेड रह गया है, तो मैं चाहूंगी कि इलाज के ऊपर बताइए कि इलाज के हवाले से क्या करना चाहिए। जी देखिए, मुंह के कैंसर के इलाज के 3 तरीके हैं जी। एक सर्जरी, एक रेडिएशन थेरेपी और एक कीमोथेरेपी। अच्छा। आमतौर पर मोस्टली कैंसर्स में, चाहे वो अर्ली हो या मॉडरेटली एडवांस हो, उनमें सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी की जाती है। यानी कि पहले ऑपरेशन करके उस ट्यूमर ने जिस हिस्से को इन्वॉल्व किया है और उसके साथ एडजेसेंट एरिया, उसको निकाला जाता है। अच्छा। अगर गर्दन में गुदूद तक वो फैल गया है तो उसको निकाला जाता है। ये सर्जरी का तरीका है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, फिर सर्जरी के बाद जो आपने 2 बताए, रेडिएशन और उसके बाद केमोथेरेपी, तो हम इस पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम ज़ीशान है, कराची से। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान भाई, क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मैं जानना चाहूँगा कि तकरीबन कुछ 7 साल या 8 साल हो गए, मैं पहले खाता था ये टोबैको वगैरह। अच्छा। लेकिन तकरीबन 5 साल से मैंने छोड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं छोड़ रहा था उसी दौरान जो है मैं लेफ्ट साइड पे जिस तरह मैं खाता था तो मेरे वाइट स्पॉट्स पड़ गए थे। अच्छा। तो वाइट स्पॉट्स जो है वो मतलब ख़त्म नहीं हुए। मैंने फिर किसी एक डेंटल सर्जन को भी दिखाया, उन्होंने मुझे बता दिया कि मतलब कोई ऐसी खतरे की बात तो नहीं है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाया वो अभी तक। यानी कि मुझे 6 साल होने वाले, मैंने मतलब बिल्कुल खाना छोड़ दिया। लेकिन बाकी दूसरा ये कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि उससे वाइट स्पॉट्स पड़े, लेकिन जब मैं खा रहा था ये उस वक्त मेरे लेफ्ट साइड पे वाइट स्पॉट्स पड़े थे, तो अभी तक ये हैं। और मुझे पूछना था कि अब ये इसका मैं क्या करूँ या मुझे। चलिए ठीक है ज़ीशान भाई, आप प्रोग्राम देखिए। जी डॉक्टर साहब, क्या हाँ, ये वाइट स्पॉट्स वो ही हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कैंसर की अर्ली स्टेज होती है, ल्यूकोप्लेकिया। आमतौर पर अगर इन हैबिट्स को छोड़ दिया जाए तो ये या तो कम हो जाते हैं या वैसे के वैसे रहते हैं, बढ़ते नहीं हैं। लेकिन एक तो इनको स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी कहा जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी टोबैको है, गुटखे तंबाकू में भी तो टोबैको होती है। यानी कि इमीडिएटली फौरन छोड़ देना चाहिए, और कोई चीज भी छोड़ने के लिए विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, दूसरे ये कि अगर ये वाइट स्पॉट परसिस्ट कर रहे हैं तो इनको फिर निकलवा देना चाहिए। अच्छा। एक्ससिजन करके और इनको फिर बायोप्सी
होती है ये ना। और जब एक्सरसाइज करवा लेंगे तो उसकी जगह नॉर्मल हेल्दी म्यूकोजा, नॉर्मल हेल्दी लाइनिंग आ जाएगी और होपफुली वो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इलाज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि सेकंड स्टेज आता है रेडिएशन का, तो वो क्या है? सेकंड स्टेज नहीं, आमतौर पर सर्जरी के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। अब रेडिएशन थेरेपी जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं, वो देते हैं। बाज़ दफ़ा सिर्फ रेडिएशन देते हैं, बाज़ दफ़ा रेडिएशन और कीमोथेरेपी कंबाइन करके देते हैं। ये वो डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स। रेडिएशन भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट, उसके बारे में भी एक इम्पोर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि पता नहीं बिजली के झटके लगेंगे या उससे वो रेज जो जल जाएंगे, खाल जल जाएगी, मुंह जल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगरचे रेडिएशन जिस दौरान मिलती है उस दौरान प्रॉब्लम्स होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, वो जगह नीली भी हो जाती है, थोड़ी सी है, स्किन डिस्कलरेशन भी हो जाती है, मुंह में छाले भी हो जाते हैं, खाने पीने में निगलने में तकलीफ होती है। लेकिन जब रेडिएशन ख़त्म हो जाती है और उसका असर ख़त्म हो जाता है तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और वो 3 तरीक़े भी आपको बताए जा चुके हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर औसाफ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी, सेहत, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब अता फरमाए रब्बुल आलमीन। आपको हमारी दुआएं आपके साथ हैं और तहे दिल से हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को आपने इतनी अच्छी मालूमात दी। और आपसे आखिर में यही कहेंगे कि देखिए ज़िंदगी बड़ी कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल काम है ज़िंदा रहना। क्यों? इसलिए कि हम जिंदा रहने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, अपने लोगों को टाइम नहीं दे पाते और फिर हम अपनी सेहत ख़राब कर लें तो फिर सोचिए क्या होगा। हमारे जो करीब तरीन लोग होते हैं ना, जो हमसे प्यार करते हैं, जिनको हमारा ख्याल होता है, वो बड़े हम दुखी